Hello guys, my name is Manisha from St. Wilfred College of Arts, Commerce and Science, Panvel. आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं GIS सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट. So, मॉडल्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड. अब देखते हैं कि ये मॉडल्स क्या होता है, मॉडलिंग क्या है. मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन abstraction of the real world to observe and study it easily. रियल वर्ल्ड के जो रियल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ओके, उसको हमको ऑब्जर्व करना है और उसके ऊपर स्टडी करनी है. इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग की aspect of the real world using the computer system. So these representation are made up of spatial data stored in computer memory. अब ये spatial data क्या होता है, देखिए guys. Spatial, not a spatial, spatial. उसका प्रोनाउंस कैसे करते हैं, spatial. देखो ये जो spatial data होता है, it is the एक टाइप की स्टडी है, स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस. ऐसे तो हम लोग अर्थ सरफेस की स्टडी नहीं कर सकते, बट अ स्पेसिफिक पॉइंट, अ स्पेसिफिक लोकेशन. ओके, तो अर्थ सरफेस में से किसी एक पॉइंट को लेके या किसी लोकेशन को लेके हम लोग उसकी स्टडी कर सकते हैं. दैट इज द, और उससे रिलेटेड जो कुछ डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, ओके, उस लोकेशन के बारे में. सो दैट इज द स्पेशियल डेटा. एंड देखो गाइस, ये स्पेशियल डेटा में क्या होता है, हम लोग दो चीजें लेते हैं, एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड और एक को बोलते हैं लैटिट्यूड. आपने बचपन से सुना होगा ये. सो मॉडलिंग बिगिंस विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द रिलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड इनटू अ कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन. सो मॉडलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, translating the relevant aspect of the real world into a computer representation. It can be done using the direct observation, using the sensors. So sensors मतलब क्या है, जहां से सेंस से पता चलता है. जैसे कि हम लोग कहाँ पे जाते हैं, मॉल में वगैरह, तो ऑटोमेटिक जो ग्लास के डोर होते हैं वो ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं. जैसे हम लोग जाते हैं, जैसे पास में आते हैं वो ओपन हो जाते हैं. तो उसमें जो है वो जो टेक्निक है उसमें हम लोग सेंसर्स यूज करते हैं. और जैसे हम लोग कोई टैप है, टैप के नीचे हम लोग हमारा हाथ धोने के लिए हाथ लेके जाते हैं उसके नीचे, तो वहाँ फौरन पानी आना चालू होता है वाटर टैप में से. सो ये भी एग्जांपल है सेंसर्स का. एंड डिजिटाइजिंग द सेंसर आउटपुट फॉर द कंप्यूटर यूसेज और बाय इनडायरेक्ट मीन्स. तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में, रिप्रेजेंटिंग द रियल वर्ल्ड फिनोमिना इनसाइड द GIS. सो इसमें आपको दिख रहा है कि रियल वर्ल्ड फिनोमिना में जियोग्राफिक फिनोमिना है. आगे हम लोग इसमें देखते हैं जियोग्राफिक फिनोमिना क्या होता है. देन डेटा, कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन, उसमें हम लोग एप्लीकेशन कंप्यूटिंग. देन इट अगेन गोज टू द जियो इंफॉर्मेशन एंड लास्ट में हमको क्या मिलता है, विजुअलाइजेशन. तो देखा गाइस आपने कि रियल वर्ल्ड जो फिनोमिना है GIS के अंदर उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, और इसको ही हम लोग सिमुलेशन भी बोलते हैं गाइस. अभी सिमुलेशन अगर बताती हूँ तो ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है सिमुलेशन का. तो उसमें ना सिमुलेशन में क्या होता है, हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, एक आभासी टाइप की प्रतिमा. ओके, देन जियोग्राफिक फिनोमिना. A geographic phenomena is something that can be named or described, can be geo-referenced. एक नेम हो सकता है या फिर उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर कोई जियो रेफरेंस हो सकता है. एंड कैन बी असाइन अ टाइम इंटरवल एट इट विच इट वाज प्रेजेंट, या फिर हम लोग किसी को टाइम इंटरवल असाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, इन वाटर मैनेजमेंट the objects of study might be river basins, measurement of actual evaporation, then groundwater levels, irrigation levels है, water budgets है, and
measurement of total water use. A spatial phenomena occurs in a 2 or 3 dimension. जो स्पैशियल फिनोमिना होता है वो 2 या 3 डायमेंशन में आता है. इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? यूक्लिडियन स्पेस. ओके, स्पैशियल फिनोमिना जो 2 और 3 डायमेंशन में आता है उसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिडियन स्पेस. यूक्लिडियन स्पेस कैन बी इनफॉर्मली डिफाइंड as a model of space in which locations Euclidean space are represented by coordinates. कौन से coordinates से represent करते हैं? अगर 2 coordinates है x and y तो हम लोग उसको 2 dimension में represent करेंगे, that is 2D. और अगर 3 coordinates है x, y and z तो उसको हम लोग 3 dimension में represent करेंगे. And distance and direction can be defined with the geometric formulas. और जो distance और direction है उसको कैसे define करेंगे? Geometric formulas में. In the 2D case, this is known as the Euclidean plane. तो 2D जो case है, 2 dimensional case, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? Euclidean plane. अब हम बात करते हैं types of geographic phenomena. In order to represent a phenomenon in a GIS, it requires state what it is and where it is. Okay, जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फिनोमिना को तब उसको हमको क्या चाहिए कि क्या है, क्या स्टेट रिक्वायर्ड करनी है और कहाँ पे. Some phenomena exist essentially everywhere in the study area. कुछ जो फिनोमिना रहते हैं हमारे स्टडी एरिया के हर एक इसमें हमको एग्जिस्ट मिलते हैं. But others only do in the certain localities. But other जो फिनोमिना है जो आपको कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे ही मिलते हैं. Geographic field. A geographic field is a geographic phenomenon for which for every point in the study area a value can be determined. Example, क्या example है? जैसे कि air temperature है, barometric pressure है and elevation. A field is a mathematical function f that associates a specific value with any position in the study area. So if x and y is a position in the study area, then f of xy stands for the value of the field at the locality xy. So अब देखिए guys, field में 2 types हो सकते हैं. Field can be discrete और continuous. अब हम देखते हैं कि continuous field क्या है और discrete field क्या है. In a continuous field, the underlying function is assumed to be mathematically smooth, meaning that the field values along any path through the study area do not change appropriately but only gradually. For example, air temperature है, barometric pressure है, okay, then soil salinity है and elevation. अब हम बात करते हैं discrete field की. Discrete field divides the study space in mutually exclusive bounded parts with all locations in one part having the same field value. For example, soil type, land use type, crop type or the natural vegetation type. अब हम देखते हैं data types and values. Different kinds of data values which we can use to represent the geographic phenomena. Okay, अलग अलग डेटा वैल्यूज हम लोग जियोग्राफिक फिनोमिनन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं. जैसे कि नॉमिनल डेटा वैल्यूज है, ऑर्डिनल डेटा वैल्यूज है, इंटरवल डेटा वैल्यूज है, रेशो डेटा वैल्यूज है, नॉमिनल डेटा वैल्यूज. ये क्या है? It provides a name or identifier so that we can discriminate between the different values. This kind of value is called as categorical data. इस टाइप की जो वैल्यूज होती है गाइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटेगोरिकल डेटा. देन सेकंड, ऑर्डिनल डेटा वैल्यूज. Ordinal data values are the data values that can be put in some natural sequence, but that do not allow any other type of computation. Okay, यहाँ पे natural sequence होता है. For example, household income low होता है किसी का average होता है, किसी का high भी हो सकता है. Then interval data values.
are quantitative in that they allow simple forms of computation like addition hai, subtraction hai. Okay. Interval data has the no arithmetic zero value and does not support the multiplication or division. Then ratio data values. Ratio data values allow most, if not all, forms of arithmetic computation. Rational data have a neutral zero value and multiplication and division of values are possible operators. Now we discuss about the geographic object. Geographic object, it populate the study area and are usually well distinguished, discrete and bounded entities. So position of geographic object is determined by combination of the following parameters. ओके जियोग्राफिक ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर हमको डिटरमाइन करनी है तो उसके लिए कौन से पैरामीटर्स लगते हैं? लोकेशन है, शेप है, साइज है एंड ओरिएंटेशन. बाउंड्रीज, boundary is required where shape and or size of the contiguous areas matter. Boundary is used for the geographic object and for the discrete geographic field. A crisp boundary is one that can be determined with the almost arbitrary precision, dependent only on the data acquisition techniques applied. Then the fuzzy boundaries. पहली है crisp, दूसरी है fuzzy, तीसरी है crisp. Fuzzy boundaries. Contrast with the crisp boundaries in that the boundary is not precise line, but rather itself an area or transition. Crisp boundaries are more common in man-made phenomena, whereas the fuzzy boundaries are more common in natural phenomena. Then computer representation of geographic information. Geographic phenomena can be represented in a computer memory as stored as many locations, elevations, observation pairs as possible, or find a symbolic representation of the elevation field. मैंने इसका फंक्शन भी आपको बताया था guys. So both of these approaches have their drawbacks. दोनों approaches के कुछ drawback है. The first suffer from the fact that there are infinitely many locations, and in the second approach, it is extremely difficult to derive the function for the larger areas. Okay. In GIS, a combination of both approaches is taken. We store a finite but intelligently chosen set of sample locations with their elevation. Interpolation function allows us to infer a reasonable elevation value for location. The interpolation is made possible by a principle called the spatial autocorrelation. Fields are usually implemented approach and object with the topological vector approach. अब देखिए guys, tessellation क्या होता है? Tessellation मतलब टेलिंग. ओके टेलिंग मैं आगे आपको बताऊंगी एक्चुअली tessellation का मीनिंग क्या है. A tessellation or tiling is a partitioning of the space into the mutually exclusive cells that together make up the complete study space. With each cell, some thematic value is associated with the characterize that the part of the space. So यहाँ पे दिख रहा है आपको कि tessellations के तीन टाइप्स है. एक में हमने स्क्वायर लिया है, एक में सर्कल टाइप है और दूसरे में हमारा थोड़ा सा चेक्स टाइप्स है. In all regular tessellation, the cells are of the same shape and size, and the field attribute value assigned to a cell is associated with the entire area occupied by the cell. Then raster. A raster is a set of regularly spaced and contiguous cells with the associated field values. The associated values represent the cell values, not the point values. Okay. The size of the area that a single raster cell represents is called as the raster resolution. मैं आगे भी आपको बताऊंगी
raster के बारे में. To improve on this continuity of the cell, make the cell size smaller so as to make the continuity gaps between the cells smaller. Assume that a cell value only represents the elevation for one specific location in the cell. Then advantages and disadvantages of the regular tessellation. Regular tessellation knows how the partition space and make the computation specific to this partitioning. This leads to fast algorithms. And obvious disadvantage is that they are not adaptive to the spatial phenomenon we want to represent. The cell boundaries are both artificial and fixed. So they may or may not coincide with the boundaries of the phenomena of the interest. Another disadvantage is the database size in big and increases with the increase in resolution. So irregular tessellation are the partitions of the space into the mutually disjoint cells. But the cells may vary in size and the shape, allowing them to adapt the spatial phenomena that they represent. So irregular tessellation are more complex than the regular. Irregular tessellation क्यों ज़्यादा complex है regular tessellation से, but they are also more adaptive. So it leads to reduction in the amount of the memory used to store the data. A tessellation or tiling of the plane. Tessellation क्या है और tiling of the plane surface को is a collection of plane figures that fills the plane with the no overlap. उस प्लेन को ऐसे तरीके से भरते हैं इसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए और कोई भी गैप नहीं होना चाहिए. So that fills the plane with the no overlaps and no gaps. So this is the quadries. Okay, and उसका ही explanation दिया है. So thank you so much.